हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं समानता, जो हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की है। उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लोकतंत्र में समानता। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको समानता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और ये हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है और पहला पहला ही जो है वो समानता का अधिकार उसमें बताया गया। ठीक है, समता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक बात की गई है टोटल इसी के बारे में, समानता के बारे में ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हर एक को समान अधिकार है हमारे देश में, लेकिन क्या सही मायने में समान अधिकार लोगों को मिल पाते हैं या नहीं, तो इस लेसन में हम लोग यही समझेंगे। क्योंकि हमने जो पहली कहानी पढ़ी तो वहाँ से तो हमें कुछ समझ में आ गया कि समानता है तो सब लोगों के लिए, लेकिन वो उसका जो सही मायने में उसकी मीनिंग है वो लोगों तक शायद कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती, नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि कांता और सुजाता जो थे उस उनके वोट का मूल्य एक ही था। ठीक है, जो भी उनके जैन साहब थे और भी जो अदर मेंबर थे, हर एक के वोट का मूल्य एक ही था। लेकिन जैसे ही वो वोट जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद वो अपने अपने काम में जब चलते हैं, तो वहाँ पे जब देखते हैं कि वो हॉस्पिटल जाती है, तब वहाँ पे समझ में आता है कि कितनी समानता है। ठीक है, और कितनी इक्वलिटी है हमारे देश में। तो उसके बारे में हमने समझा। देन अब हम समझेंगे जो कुछ अन्य प्रकार की असमानताएं होती हैं, इसके बारे में यहाँ पे 2 कहानियाँ ली हुई हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल से समझेंगे कि क्या कैसे होता है, और साथ साथ में हम लोग नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी भी मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चल रहे हो, क्योंकि यदि आप क्या है कि हम लोग डेली का जो भी 30 से 40 मिनट का अपना सेशन होता है, इसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक होते हैं तो उनको हम नोट करते हैं। ठीक है, ऐसा हम करेंगे और धीरे धीरे करते चलेंगे तो हमारा क्या है कि एक प्रॉपर नोट्स कंप्लीट हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा और ज़्यादा हेजिटेट भी नहीं होगे आप लोग कि नहीं मेरा नोट्स नहीं बन रहा, क्या कैसे हो रहा है। हम लोग साथ साथ बनाते चलेंगे, जितना पढ़ते चल रहे हैं उतना का नोट डाउन करते चलेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे, और जो भी बना रहे हो तो ज़रूर बताना कि हाँ मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ या कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे आपका ही प्रॉफिट रहेगा, आपको फिर बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपकी नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट होगी। क्योंकि यहाँ जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो कहानियाँ हैं हमारे समझने के लिए है कि इसमें क्या क्या बातें कैसी है। देन इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमको बस वही समझना और नोट डाउन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं। हमने यहाँ पे अब पहली जो कहानी है, 2 कहानियों के बारे में 2 कहानियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आप लोगों के बहुत से कमेंट थे कि नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का। ठीक है, तो ये यूट्यूब की पॉलिसी है जो कि इस टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। तो आप लोग टाइम दे रहा है बट टाइम से नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि क्योंकि हमारी जितनी भी क्लासेज हैं वो टाइम से आती हैं, उनका टाइम फिक्स है, तो आप लोग टाइम टेबल नोट डाउन कर लो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग उसको फॉलो करो। ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत करते रहा करो, क्योंकि नोटिफिकेशन इस टाइम पे नहीं दे रहा वो, तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बस यही है कि आप लोग खुद से कि जो भी हम आपका जितना भी हमारा टाइम टेबल है हम उसको सेंड कर देंगे, दैट मीन्स पोस्ट कर देंगे, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, और आपके वीडियो जो भी है एक भी मिस ना हो, क्योंकि हमको अपना पूरा सिलेबस 1 से जो भी हमारा 1 से 1.5 साल में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, जितना भी है, ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठने लायक बन सके, और उसको बैठने बस लायक नहीं, उसको पास करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बैठने लायक बन जाए कि चलो इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, और हम लोगों की यही आशा है कि आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए, चलो मैं कोई एग्ज़ाम दूंगा, निकाल लूँगा। और मेरे सब्जेक्ट में तो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग बस जब भी जाओ बिल्कुल सफल होके आओ। ठीक है, कोई भी एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए वहाँ से, यदि आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो वीडियो जितने भी आ रहे हैं, तो आई होप कि आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप जाओगे तो नहीं रुकेगा। सो अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है।
अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट आप और नोट करो कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो जूठन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखते हैं, कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था। ठीक है, उनकी कहानी है तो समझते हैं वो क्या बता रहे हैं कि कक्षा में मुझे अलग बैठना पड़ता था, और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी जो था मुझे सबसे पीछे दूर पर बैठना पड़ता था। अब सपोज यहाँ पे जो दलित बंदा है, ठीक है, वो बेचारा दलित लड़का था, तो जब वो छोटे थे तब की बात बता रहे हैं कि क्या होता था, मुझे जब मैं स्कूल जाता था तो फर्श में बैठना पड़ता था, उसमें टाट फट्टी कुछ मिलती नहीं थी बैठने के लिए, उसमें से भी उसको सबसे पीछे बैठना पड़ता था और सबसे दूर बैठना पड़ता था, जहाँ तक कि टीचर की आवाज़ भी नहीं जा पाती थी उस बच्चे के पास तक। ठीक है, और तो और उससे अदर बच्चों के द्वारा या टीचर के द्वारा बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी जाता था, उससे सारे काम कराए जाते थे। वो बता रहे हैं कि जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। ठीक है, जो वहाँ के प्रधान हेड थे, तो वहाँ उन्होंने, जो हेड मास्टर से, उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या करोगे कि यहाँ पे पूरे जो भी ग्राउंड है तो झाड़ू लगाओगे। मुझ जैसे छोटे एवं कमज़ोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था, और उसकी सफाई करने में क्या होता है कि मेरी पीठ दर्द करने लगी, मेरा चेहरा धूल से भर गया, धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई। ठीक है, वो बता रहे हैं कि अब जो चौथी क्लास का बच्चा होगा वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो उसने सपोज 8 से 9 साल का होगा, 10 साल का, क्योंकि वहाँ पे पहले LKG UKG नहीं चलता था, इसलिए 5 साल से नाम लिखा जाता था, तो 9 से 10 साल का होगा। ठीक है, चौथी क्लास का बच्चा। अब उससे पूरा ग्राउंड साफ कराया जा रहा है, वो भी गर्मी के दिनों में। तो वो क्या बोल रहा है कि उतना, मतलब जितना ग्राउंड था उस लेवल की, तो उसका आधे का भी सफाई करने की उसकी वो नहीं थी हिम्मत, बट वो करता है, उसकी पीठ भी दर्द करने लगती है। और वो बता रहे कि मेरा जो चेहरा था पूरा धूल से सन गया था, धूल मेरे मुंह के अंदर भी चली गई थी। ठीक है, मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाध्यापक अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे, मुझे एक बार पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, अब वो लड़का क्या बता रहा है कि जो वहाँ के प्रधानाध्यापक थे वो बैठे बैठे देख रहे थे, और उस बच्चे को पानी तक पीने की अनुमति नहीं दी गई है, ना तो किसी को रहम आया उस पर। क्यों? क्योंकि वो इतना पाप किया था कि वो दलित था। ठीक है, इतना ज़्यादा पहले उनके पास उनके द्वारा जो भी उच्च वर्ग के लोग थे, अन्याय किया जाता था दलितों के साथ। ठीक है, तो यही बात इसमें समझाई गई है कि उन्हें पानी तक के लिए नहीं बोला जाता है। दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों के दरवाज़ों और खिड़कियों से शिक्षक और लड़के यह तमाशा देखते रहे। ठीक है, वहाँ से स्कूल के अंदर से सब वो देख रहे थे कैसे झाड़ू लगा रहा हम। ओम प्रकाश से अगले 2-3 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदानों में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, रेगुलर का उनका काम था कि जब भी वो जाते थे तो उनसे झाड़ू वगैरह लगवाया करते थे, और ये डेली काम करते थे। ठीक है, लेकिन ये क्रम तब रुकता है जब ओम प्रकाश जी के पिता यहाँ से जाते हैं और उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा, तो उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने शिक्षकों को डांट फटकार लगाई, और वो क्या कहते हैं कि ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो और इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, यह यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेला यही नहीं, इसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पढ़ने आएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि डटकर जो भी टीचर थे वहाँ के, उनको सामना किया, उनको डांटा कि आप एक शिक्षक हो, बस इसलिए मैं इज्जत कर रहा हूँ आपकी, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ इसको, और लेकिन इतना याद रखना, वो वार्निंग देके जाते हैं, कितना याद रखना कि मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा और अकेला यही बस नहीं पढ़ेगा, इसके आने के बाद और भी जो बच्चे हैं हमारी जाति वर्ग के वो भी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और तुमको पढ़ाना पड़ेगा यहाँ, और इज्जत के साथ पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके बाद वो बहुत से, मतलब कि यहाँ पढ़ने आएंगे। इसके बाद अब हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं। अब इस बच्चे का क्या गुण आया था, क्योंकि ये दलित वर्ग में पैदा हुआ था, यहाँ पे मेन बात ये समझाई गई है। ठीक है, अब हम दूसरी कहानी में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ठीक है,
यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। ठीक है, वो जो दोनों ही दंपत्ति थे, उन्होंने क्या किया कि वो सिटी में एक मकान लेना चाहते थे किराए पे। वो पैसे वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, अच्छा खासा कमा रहे थे दोनों ही। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा मकान ढूंढ रहे थे, कहीं मिल जाए तो मैं रह लूँ। तो उनके लिए क्या है, शहर में अनजान थे, तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प ले ली। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का काम ही होता है कि लोगों की ये प्रॉपर्टी इसको बेचेगा, उसकी प्रॉपर्टी उसको बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि इनको खरीदना नहीं था, किराए पे मकान लेना था, रेंट पे। तो वो बताया कि मैं कई सारे घर जानता हूँ जो मकान है ऐसे जो कि रेंट पे दे सकते हैं। तो वो उसने बताया ठीक है, तो जो किराए पर मिल सकते। ठीक है, वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। ठीक है, जब वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ जाते हैं मकान देखने, उनको मकान काफ़ी अच्छा लगता है कि उनकी जो भी उनकी मतलब सुविधाएं थी वहाँ पे सब अवेलेबल थी। तो उन्हें अच्छा लगा कि बोले चलो ठीक है ले लेते हैं यहीं पे। तो क्या होता है कि उनको जब अच्छा लगता है और उन्होंने मकान लेने का जब निर्णय कर लिया, फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने, ठीक है, जो वहाँ की मालकिन थी उनके नाम सुनती है, तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती। ठीक है, अब वो क्या बहाने बनाने लगी कि मांसाहारी लोगों को मैं मकान नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। उस मालकिन ने ऐसा बोला। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकने की गंध आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे उस मकान मालकिन ने बहाना क्यों बनाया, क्योंकि वो जो दंपत्ति थे वो उनका जाति वर्ग अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना बनाया। ठीक है, कि यहाँ पे आप मांसाहारी को हम नहीं रखते हैं, बट वही पड़ोस से मछली पकने की सुगंध आ रही थी। तो वो दोनों ही सोच के अचंभा में रह गए तीनों ही कि ये कैसे बोल रही। ठीक है, उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। अंत में क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदल कर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। तो प्रॉपर्टी डीलर ने क्या बोला कि आपको सिर्फ आपके नाम में प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि आप अंसारी हो, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो आपको रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप लोग नाम चेंज कर लो तो हो सकता है कि ये लोग आपको रखें, क्योंकि यहाँ पे सिटी में क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गांव से जाते हैं और अच्छे जो भी उनका जाति वर्ग होता है वहाँ जाके वो अच्छी जाति में अपना नाम चेंज कर लेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ भगवान के घर से कोई, मैं बता दूँ आपको, ना तो कोई लड़की लड़का बन के पैदा होता, ना तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी जो भी अंदर लोग होते हैं वो जाति वर्ग लेके पैदा नहीं होता, सब कुछ यहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आप नाम चेंज कर लो। तो अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। ठीक है, उन्होंने अपना नाम चेंज करना स्वीकार नहीं किया कि मैं अपनी जो भी जाति है मैं नहीं चेंज करूँगा, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हो गई। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ उनकी जाति का फर्क था, इसलिए इनको मकान ढूंढने में 1 महीने लग गए। ठीक है, अच्छे खासे पैसे वाले थे, अच्छी खासी ये जो भी उसका रेंट था वो पे कर सकते थे, लेकिन उनको मकान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनकी जाति अच्छी नहीं थी। ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में भीमराव अंबेडकर जी की कहानी, जिसमें से उनको कोई बैठा नहीं रहा था, क्योंकि वो महार जाति के थे। ठीक है, वो पैसा भी अच्छा 2 गुना देने को तैयार थे, लेकिन फिर भी कोई बैठा नहीं रहा था। वही कंडीशन यहाँ पे है। तो भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा तो जातिगत ही भेदभाव है, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी हम 21वीं सदी में आ गए तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, आपको हर एक गांव में जाओगे, सिटी में भी जाओगे, तो वहाँ तो हालांकि अब ऐसे ही है। जो भी अंसारी दंपत्ति जैसे जब लोग परेशान हो जाते हैं तो फिर नाम भी चेंज करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो फिर लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और ये नहीं जानते कि ये कौन है। ठीक है, जब वो नाम चेंज कर लेते हैं तब तो लोग उनके पास रहते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, सोचते हैं बस यही है, क्योंकि उसकी कहीं पे दिखता नहीं है, खून सबका लाल ही है और कोई फ़र्क नहीं होता है। बस लोग ऐसा मतलब
वो अब अपनी जाति वर्ग जो अब पहले से तो बांट दिए हैं, तो जो भी हमारी पूर्व ग्रह बनी हुई है वहाँ से तो निकलना शायद ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो लोग तो निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं कि जो भी दलित वगैरह लोग होते हैं, दलित वर्ग के होते हैं, जो उच्च कुल के लोग होते हैं, तो उनके पास रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप अपने भी विचार रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था, ठीक है। आपको साफ समझ में आ रहा कि असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह ना मिलती, तो क्योंकि उस कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते, ठीक है। यानी कि जैसे इसने बताया कि जो अंसारी दंपत्ति थे, तो इनको असमानता का व्यवहार देखने को मिल कर रहा था, किस कारण से था, तो इसमें आपको साफ दिख रहा कि ये जातिगत भेदभाव था। और यहाँ पे बात करें तो यदि आप होते, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यदि आप उस जगह पे होते, इन दोनों की जगह पे, तो आप क्या करते, क्या आप अपनी जाति धर्म चेंज कर लेते या कहीं दूसरी जगह ढूंढने जाते जैसे ये लोग गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही करते हैं कि दूसरी जगह पहले देखते हैं और जब नहीं मिलता, बहुत मजबूर हो जाते हैं, तभी कोई अपना जाति धर्म चेंज करता है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता कि अपना कोई नाम चेंज कर ले, इसलिए लोग जब, क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ी बात आप याद रखो, हर एक काम जो भी होते हैं मजबूरी में किए जाते हैं। इंसान बुरा काम करना नहीं चाहता है, मजबूरी करवा लेती है ऐसा काम, ठीक है। तो अब ये भी हालांकि 1 महीने से ढूंढ रहे थे, संयोग से इनको मिल गया रूम, यदि नहीं मिलता तो हो सकता था कि इनको भी अपना नाम चेंज करना पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पे यही पूछा गया कि आप उस जगह पे होते तो क्या करते, यहाँ पे आपके विचार को पूछा गया है, ठीक है। ऐसे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप लोग सॉल्व किया करो और पढ़ने के बाद समझा करो कि हाँ, यहाँ पे मैं होता तो क्या करता, क्या मैं सच में नाम चेंज कर लेता या कहीं और देखने जाता। तो ये आप अपने से भी क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक दिया गया है कि आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने समानता का व्यवहार क्यों किया, असमानता का व्यवहार क्यों किया। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते, ठीक है। आप ओम प्रकाश जी को देख रहे हो जो कि आज बहुत बड़े लेखक बन गए, ठीक है, लेकिन पहले उनके साथ इतना अत्याचार किया जाता है। तो वहाँ पे यदि आप उस जगह पे होते, ओम प्रकाश जी की जगह पे, आपको कैसा लगता, आप अपने अनुभव बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात पूछी गई है कि दोनों ही क्वेश्चन, जो भी दोनों कहानियाँ थी, दोनों में से कहानियों के आप पात्र होते तो आपको कैसा लगता, ये बात बतानी है, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव पर उत्तर किस प्रकार का देते। जैसे उन्होंने मना कर दिया, तो यदि आप होते तो किस प्रकार का देते। तो बस सिंपल है कि हम पहले तो कई जगह देखते, ठीक है। जैसे उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल सही है, जाति धर्म इतना जल्दी कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि पूर्वाग्रह से जो जकड़ा हुआ है वो अभी भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इतनी आसानी से तो कोई बदल नहीं सकता है, बहुत मजबूर हो जाता है यदि लोग, इंसान हो जाता है तो फिर उसे बदलना ही पड़ता है मजबूरन, ठीक है। यदि रहना हो तो फिर कुछ करना ही पड़ता है, बट जब तक वो हार नहीं मानेगा तब तक तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो नाम नहीं चेंज करने वाला था, ठीक है। और इसके बाद है कि क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप में से भी कई लोग हैं जो हो सकता है दलित परिवार से हों या कि ऐसी जाति से हों जहाँ आपको अपमान सहना पड़ता हो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सहे होंगे, देखे होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं इंसान के साथ, कैसे कैसे घटित होता है, और लोग कितनी ही बद इंसानियत से, मतलब इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है उसे भूल कर कितना लोगों को टॉर्चर करते हैं, ठीक है। भूल जाते हैं वो सब कि हम सब एक ही हैं, भगवान के घर से सब आए हैं, सबका रूप जो है वो अलग अलग है, खान पान एक ही है, स्वभाव अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट इंसान पता नहीं क्यों अपने आप को भगवान समझ लेता है, अब ये भगवान ही जाने, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे खैर बात करते हैं अब जो हमारी मानवीय गरिमा का मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गरिमा, ये हमारा आर्टिकल 21 में दिया गया है हमको, ठीक है। ये आप नोट कर लो कि आर्टिकल 21 जो है उसमें दैहिक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमें प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पे है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः
कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। ठीक है। अब इन दोनों में भी असमानता का व्यवहार किस कारण से हुआ? जातिगत था और धर्मगत जो भी व्यवहार था उसके कारण मेन रूप से इनको असमानता का देखना पड़ा था जो भी था। ठीक है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। ठीक है। हमने गरिमा वर्ड जो था उसको लिखा था कि इस गरिमा में क्या होता है। ठीक है। तो आप में से जो भी नोट डाउन किया होगा तो उसको पता होगा कि जो हमारा गरिमा का मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझो कि जो गरिमा का मीनिंग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना और दूसरों का क्या है, सम्मान करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के ही गरिमा पे ठेस पहुँच रही है क्योंकि दोनों का ही अपमान किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया था। ठीक है। और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों से एक समान नहीं है, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके। ठीक है। क्योंकि वो छोटे बच्चे थे इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। यदि बड़े होते तो हो सकता था कि वो विरोध कर सकते थे। ठीक है। किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। ठीक है। फिर भी प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उनके इस सुझाव को ठुकरा दिया। ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि इतना जल्दी किसी की भी जो भी दिमाग होगा, दिल होगा, वो इतना जल्दी गवाही नहीं देगा कि आप नाम चेंज कर लो। ठीक है। यहाँ पे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसने क्या किया, जो भी उनका आत्मसम्मान था उनको ये करने से मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं इतना जल्दी तो अपना नाम चेंज नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि भाई आप जिस जाति वर्ग में हो वहाँ आपको अधिकार है, आप गर्व से रहो, पूरे आपको गरिमापूर्ण आप जीवन जी सकते हो। ठीक है। अब तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम दैहिक और दैविक रूप से पूरा अपना गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो भी उतने ही हकदार हैं जितने कि कोई अन्य व्यक्ति है, कि उसी सम्मान और गरिमा के हकदार वो भी हैं। ठीक है। वो भी इंसान है, वो भी अनाज ही खाते हैं, उनको भी हर एक अच्छे और बुरे का नॉलेज है कि क्या कैसे हमारे साथ हो रहा है। ठीक है। और उनको भी जब आपके द्वारा ऐसी घटनाएं की जाती हैं उनको बहुत बुरा लगता है। और आप में से भी जो भी इसके खिलाफ, जो इससे पीड़ित हो, तो बिल्कुल आप आवाज़ उठा सकते हो। ठीक है। क्योंकि आई नो अभी तक ये जो भी वो है असमानता, अभी तक ये चेंज नहीं हुई है। लोगों की अवधारणा अभी भी कहीं ना कहीं वही बनी हुई है। सो आप लोग भी इसका डटकर सामना कर सकते हो बिल्कुल बिना हेजिटेट के। ठीक है। और कोई आपका कुछ भी नहीं कर लेगा। हाँ, हो सकता है कि चाणक्य जी ने कहा था कि यदि किसी घर में एक व्यक्ति के खत्म होने से पूरा घर बच रहा है तो उस व्यक्ति को चले जाना चाहिए, और किसी घर से गांव बच रहा है तो उस गांव को किसी घर से किसी परिवार का बचाव हो रहा है तो उस परिवार को अपने आप को दे देना चाहिए, और किसी गांव से मतलब किसी परिवार से एक गांव का बचाव हो रहा है तो उस पूरे परिवार को उस गांव के बचाव के लिए चले जाना चाहिए। ठीक है। और यदि किसी राज्य से किसी देश का बचाव हो रहा है तो उस राज्य को अपने आप को झोंक देना चाहिए। ठीक है।
तो यहाँ पे हमेशा यही बात रखनी चाहिए कि हो सकता है कि आप संघर्ष करो, आपको प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आने वाली आपकी पीढ़ी बहुत ही सुखमय जीवन जिएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे लोग संघर्ष किए हैं, तब जाके आज हम कह सकते हैं कि समानता का अधिकार हमको प्राप्त है। हाँ, हर एक क्षेत्र में अभी भी देखने को नहीं मिलता है, बट ये तो है कि हाँ, समानता का अधिकार प्राप्त है। हम न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, अपना न्याय मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे भी उन्होंने संघर्ष किया है कई सारे लोगों ने, तब जाके आज हम ये वर्ड बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हो। और एक इंसान बोलता है ना, पढ़े लिखे और मूर्ख में